बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की मिस्र के सदर से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि तुर्किया की मेज़बानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी है, जिसमें दोहा में तय पाने वाले नुकात पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अराकीन की तजावीज़ पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस्तांबुल में शुरू होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है, पहले दौर में तय पाने वाले नुकात पर अमल दरामद के हवाले से कितना कामयाब हो सकता है? मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ जाएगा। सही, यानी एक स्टेटस को तो है और उससे बेहतरी की तरफ ही मामला जाएंगे। कभी हो नहीं सकता कि कुछ छोटे मोटे मामला चल ना रहे, और यहाँ छोटे मोटे मामला भी क्या हैं, यहाँ पर सिर्फ एक इशू है, और वो इशू ये है कि वहाँ से कोई दहशतगर्दी ना हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है जिस पे अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हुकूमत है उनके ज़ुमा को भी कोई इस पर एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि दहशतगर्दी अगर होगी तो फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, उनका अपना मुल्क जो है वो आगे कैसे जाएगा, ये है। इसके अलावा कोई इशू मेरा नहीं ख्याल कि दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान है। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को इतराज़ हो सकता है या हो रहा है, जैसे कि डैम की बात हो रही है, उस पर बात आगे चलेगी, लेकिन ये सारे मामला जो हैं ये मेरा ख्याल है ग्रेजुअली हल हो जाएंगे, क्योंकि जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी कोई किसी किस्म की इसमें नहीं चाहते कि तनाव बढ़े, और ना ही इसमें पाकिस्तान चाहता है, और ना ही मेरा ख्याल से अफ़गानिस्तान के लोग खुद भी चाहते हैं कि मज़ीद तनाव बढ़े। दहशतगर्दी एक सबसे बड़ा इशू है और वो ख़त्म हो जाएगा। एक मुल्क इतने सालों से जो है ना वो खाना जंगी का शिकार रहा है। हमारा खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के लोगों ने कम इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, जो ये वॉर ऑन टेरर और ये सारे मामला चलते रहे, और उससे पहले भी यहाँ पे जब खाद वाद एक्टिव थी तो उस ज़माने में भी सारे मामला चल रहे थे। लेकिन इसमें दो तीन बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। दो तीन क्या, बहुत वाक़यात ऐसे हैं जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो हैं वो सामने आए हैं, और उसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एक नई जंग जो है वो छिड़ती नज़र आ रही है, या छिड़ गई है, या कहीं दरमियान में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद रुक जाए या छिड़ जाए बड़ी जंग। और वो जो है वो बहुत सारे बहास खुले हुए हैं ना दुनिया में इस वक्त, लेकिन एक जो नई जंग है वो वेनेज़ुएला के साथ, यानी जो अगर मोनरो 19वीं सदी का मोनरो डॉक्ट्रिन की तरफ हम चले जाएं, और जिसका पहले भी तफसीलन जिक्र कर चुके हैं कि उस वक्त ये तय हुआ था कि जो एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर बाकी जो दुनिया है उसके कोई असरात नहीं होंगे और उनका कोई अमल दखल नहीं होगा, मोनरो डॉक्ट्रिन। तो अब ये है कि जो वेनेज़ुएला है, वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है उसने कार्रवाइयाँ अपनी तेज़ कर दी हैं, और ना सिर्फ ये कि वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, पहले तो उनकी बोट्स वगैरह पर अटैक हो रहे थे, और ड्रग कार्टेल और ये सारे इल्ज़ामात थे कि वहाँ से जो है वो अद्वियात स्मगल हो रही हैं उनकी कश्तियों। लेकिन उसके बाद ये है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सबसे बड़ा अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो जिसका नाम उनके 38वें सदर जेरड फोर्ड से, जो कि पैसिफिक में जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो उसमें बड़े एक्टिव थे, तो उनके नाम पे ये जो USS जेरड फोर्ड है, ये वेनेज़ुएला की तरफ कैरिबियन के पानियों में उन्होंने भेजा है। ये बड़ी एक गैर मामूली बात है, और ये जो है ये भी 2017 में ही प्रेसिडेंट ट्रंप जब पिछली 1.0 ये 2001 में इसको ऑर्डर दिया गया था बुश जूनियर के दौर में, लेकिन 2017 में फिर ये कमीशन होके और ये आ गया, और इसके ऊपर 100 के लगभग
जदीद फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर, इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से, तो उसके नतीजे में जो फाइटर्स की लॉन्चिंग है वो भी बहुत तेज़, मोहलिक हथियार, एयर टू एयर, एयर टू सी, मतलब बहुत इसके ऊपर जो है आप समझें कि ये एक इस वक्त आज की दुनिया में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है। अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो अमेरिका का यूएसएस जेरेड फोर्ड है। अब यूएसएस जेरेड फोर्ड को उन्होंने कैरिबियन की तरफ भेजने का उनको ऐलान कर दिया है उन्होंने, और ये जो है ये वहाँ पर भेजा है उन्होंने, और ये मोस्ट लीथल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, ये मोस्ट लीथल सबसे ज़्यादा। और वहाँ पर जो है वो जो उनके दूसरे कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, एक तो यहाँ पर निकोलस मदुरो के बारे में चंद रोज़ हमने पहले बात भी की थी, खबर भी दी थी कि उनका तख्ता उलटने के लिए जो है उनको CIA को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल भी कहा है कि मैं अब लैंड के ऊपर जो टारगेट्स हैं उनको मैं हिट करूँगा। और साथ ही जो दूसरे कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो गोस्तोबो, ये वही जिनका वीज़ा कैंसिल हो गया था अभी, कोलंबिया यूनाइटेड नेशंस के हो गया, तो उनको आज अगर 5th देखें तो उनको गोस्तोबो पेट्रो 5th उन पे और उनके जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी हैं। जो यानी कोलंबिया, अच्छा उनके लिए तो आपको पता है ना, उनके तो इनाम रखा हुआ है निकोलस मदुरो पे, तो 50 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। इनके ऊपर भी आज पाबंदियाँ आयद हो गई हैं कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो रही है कि इसमें अगर हम ये देखें ना, सिंपली अगर हम ये सेकंड अगर हम दिखा सकें, ये जो है ये नेक्स्ट जनरेशन सप्लायर है, सुपर कैरियर है, और ये जो है ये इसकी अगर आप सिर्फ देखें, ये USS निमिट्ज़ की जगह ही आया है जेरेड फोर्ड, और इसका डेक देखें, इसके साइजेस देखें, इसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको देखें, तो ये कंप्लीट, ये जो पहली टर्म में अपने आए थे तो उन्होंने इसको, ये पूरा जो अब है ये इसको, और फर्स्ट को देखें अगर तो 10,000 टन इसका वज़न है, 2 न्यूक्लियर इस पर रिएक्टर्स हैं, दोनों रिएक्टर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 300 MW की, और 4 शेफ्ट्स हैं, फिर स्पीड उसकी देखें। ये मैंने आपसे कहा ना, ये सबसे बड़ा जो है ये इस वक्त तक स्टेट ऑफ आर्ट जो है ये, और इसको अगर कंपेयर करें, फिर कंपेयर भी इन्होंने किया हुआ है इसमें रॉयटर्स ने, ये चाइना और बाकी मुल्कों के साथ, तो ये सबसे बड़ा जो है इस वक्त ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, 75+ इसके ऊपर एयरक्राफ्ट हैं। अच्छा, तो ये अब वहाँ पर वेनेजुएला में जो है वो क्या मामला होगा? अच्छा, वेनेजुएला के मामले का मामला जो भी होता है वो उससे कत्ते नज़र ये ध्यान में रखें कि पिछले महीने जो है वो 10th, पिछले महीने जो रशिया की पार्लियामेंट है जिसको ड्यूमा कहते हैं, 10th में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, द स्टेट ड्यूमा, उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया था रशिया और वेनेजुएला के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कोऑपरेशन। मैं यहाँ पे 10th उनकी प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ जो रशिया की ड्यूमा ने ये इंडोर्स कर दिया था, वेनेजुएला और रशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। ये मई 2025 में डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ से, और फिर रशिया के बाद फिर वेनेजुएला की 11th अगर हम दिखाएं तो वेनेजुएला की पार्लियामेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया था, जो हाईएस्ट लेवल पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वेनेजुएला की और रशिया की। अच्छा, अब और इसमें रशिया जो है वो मुकम्मल तौर पे वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहा है, और चाइना भी कर रहा है वेनेजुएला को सपोर्ट, और
मैं अगर आप ये देखें ना, ये 12th अगर हम देखें ना, पुतिन एंड 12th, ये पुतिन और वेनेजुएला के जो मदुरो थे, इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था मॉस्को में, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर उनकी पार्लियामेंट्स ने भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये मई में। अच्छा, अब यहाँ ये सिचुएशन ये है कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, उन्होंने शुक्रिया अदा किया रशिया के सपोर्ट का, और उन्होंने कहा 5,000 से ज़्यादा जो रशिया के दिए हुए मिसाइल्स हैं वो हमारे पास तैयार हैं कि यहाँ पर अगर अमेरिकन ट्रूप्स आगे बढ़े तो हम उनको निशाना बना सकते हैं। ये उनकी तरफ से ये बात की गई है। निशाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये मैं यहाँ पे 18th कोट कर रहा हूँ, वेनेजुएला ने जो ये डिक्लेयर किया कि 5,000 उनके पास इगला 5 मिसाइल जो हैं ये जो हैं ये अमेरिका के अगेंस्ट उनके पास उन्होंने तैयार कर ली हैं, जो कि अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट आगे बढ़े या उनको हिट किया तो वो यहाँ से निशाना बनाएंगे। अच्छा, ये जो अब सिचुएशन है ये एक बड़ी टेंस हो रही है। लैटिन अमेरिका कह दें या साउथ अमेरिका कह दें, या इसको आप जो भी इसको नाम दें, ठीक है ना इसको, लेकिन इसमें यह है कि यहाँ पर एक सिचुएशन बड़ी कचीदा हो रही है इस पूरे इलाके में। अमेरिका को वैसे अगर हम देखें ना तो 3 अमेरिका हैं, 3 अमेरिका मिलके वो अमेरिकाज कहलाते हैं। एक तो नॉर्थ अमेरिका है, ये अगर हम देखें ना अमेरिकाज का मैप, तो ये 5th को अगर देखें ना तो एक तो अमेरिकाज है, उसमें ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, ये आपके सारे मुल्क आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो दरमियान में फिर सेंट्रल अमेरिका है। तो ये सेंट्रल अमेरिका, इसको और अगर हम क्लियर देखें तो ये नॉर्थ सेंट्रल, ये 4th में हम देखें तो अच्छा, एक तरफ हमें नॉर्थ अमेरिका जो है, मतलब ये एक ऐसी बात है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको जो है वो कहीं, कुछ लोग इनको कनाडा में मेक्सिको को सेंट्रल में डाल देते हैं, कुछ ऊपर डाल देते हैं, लेकिन बहरहाल, और सेंट्रल अमेरिका में फिर जो है वो अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में है ये पूरा इलाका। देखिए ना, पनामा भी इधर ही है, याद है पनामा कैनाल की बात उन्होंने की थी। अच्छा, फिर निकारागुआ है, फिर एल सल्वाडोर है, फिर ये दरमियान में आ रहे हैं, ये सेंट्रल अमेरिका में आ रहे हैं, ये कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला और हंदोरोस, ये सेंट्रल अमेरिका में आ गए। और फिर उसके बाद जो है साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में फिर ब्राज़ील, वेनेजुएला बिल्कुल ऊपर येलो जो नज़र आ रहा है, कोलंबिया उसके साथ, इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है बड़ा, यूरुग्वे है, उसके बाद बाकी पैराग्वे, ये सारे जो मुल्क हैं ये सारे उसमें आ रहे हैं। लेकिन फिर उससे हट के अगर आप साइड पे देखें ना, इसी मैप को थोड़ा सा ज़रा हम नीचे करके देखें तो अगर आपको नज़र आए तो उसमें फिर कैरिबियन आइलैंड्स भी हैं। कैरिबियन आइलैंड्स इसी मैप को थोड़ा सा वापस अगर हम ले जाएं तो आपको छोटे छोटे कैरिबियन आइलैंड्स भी नज़र आ रहे हैं। वो क्यूबा है, क्यूबा जैसे कैरिबियन आइलैंड है। इसी मैप को अगर हम थोड़ा सा दिखाएं ना तो क्यूबा हमें वो येलो नज़र आ रहा है क्यूबा। ये कैरिबियन आइलैंड्स भी हैं, 13 क्यूबियन आइलैंड, इनमें हेटी, जमीका, ये जज़ायर हैं। यानी एक तो अमेरिका हो गया ना, सेंट्रल अमेरिका हो गया, जो है वो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये अमेरिकाज हो गए, लेकिन साथ कैरिबियन को भी इंक्लूड करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूबा इसमें सबसे बड़ा है, जमीका, हेटी, ये बहामास, और ये उसके बाद जो है ग्रेनाडा और वर्जिन आइलैंड्स, और ये 13 कैरिबियन। अच्छा, तो ये पूरा जो इलाका है ये वो इलाका है जहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप, ये बिल्कुल चूँकि अमेरिका का इलाका है, और ये वो इलाका है जहाँ पर आप जहन में रखें कि ये पुर्तो रिको भी है, ये सारे कैरिबियन सी के अंदर जो हमें नज़र आते हैं उनके सारे जज़ायर। और ये जो जज़ायर हैं ये भी बहुत अहम है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये सारा जो है ये उनका जो मोनरो डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक ये सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उनकी बिल्कुल साइड है। कई मुल्क उनके करीब हैं, जैसे अर्जेंटीना के आप देखें प्रेसिडेंट के बहुत अभी तो उनके दोस्त हैं उनके। अच्छा, तो क्या ये जंग होगी या ये किस तरफ ये मामला जाएगा, लेकिन ये मामला बड़ा तल्ख हो रहा है।
अच्छा, ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो है ना, ये 6-7 मुल्क जो है ना, 6-7 जज़ायर जो है ना, जी 6-7 जज़ायर मिलके एक मुल्क नहीं है, वो 6-7-8 जज़ायर हैं। उनके खिलाड़ी जो हैं कुछ जगहों पे अपने मुल्क की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मुल्क नहीं है, उसकी सिर्फ टीम्स हैं, ठीक है ना। उसमें कभी एक एक जजीरे से दूसरे जजीरे से तीसरे कैरिबियन, तो बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ जज़ायर हैं, उन जज़ायर की और मुख्तलिफ मुल्कों की के हाँ टीम है, बस मुल्क नहीं है कोई। सही। और वो जो है उसे कहते हैं वेस्ट इंडीज़ ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो कोई मुल्क नहीं है। हम जो कहते हैं ना वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं है। वेस्ट इंडीज़ जो है ये इन जज़ायर में से, इन यहाँ से जो है वो जो प्लेयर्स मुख्तलिफ, चाहे वो क्रिकेट में हों या बाकी जगहों पे हिस्सा लेते हैं दूसरे खेलों में, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम कहलाती है। एनीवे उनका अपना सिस्टम है और खेलों के हवाले से ही है। अच्छा, तो अब ये वेनेजुएला के साथ एक मामला कशीदा हो गया और देखना ये है कि क्या यहाँ पर अब ये पूरी जंग होती है, क्योंकि इतना बड़ा बहरी बेड़ा वहाँ पे जा रहा है और रशिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रशिया के साथ एक तनाव चल रहा है। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये जब ये सारा फैसला उन्होंने किया तो वो रवाना हो गए साथ ही उसके अपने एक 6 रोज़ा इंतहाई अहम दौरा, जो इस पूरे हफ्ता, अगला जो हफ्ता है कमिंग वीक, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट, और ये जो है ये इनका ये दौरा है जिसमें शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात रही जा रही है। पहले आसियान में उनका जो है वो क़याम, उनका पहले उनका मलेशिया में क़याम है, और फिर उसके बाद जो है उनका वो आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद जो है वो जापान में उनकी मुलाकात जो है वो सेनाई तकाशी, जो उनकी नई ख़ातून वज़ीर आज़म आई हैं। और जो जापान है वो ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जापान इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि नई वज़ीर आज़म जो हैं ये उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के ये मार्gaरेट थैचर को अपना आइडियल तस्वुर करती हैं, जो नई जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर, ख़ातून प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका ये चाइना, ये हॉक हैं, चाइना के बारे में इनका बड़ा सख्त रवैया है, चाइना से फ्रेंडली, लेकिन उसके साथ ही, और ये डिफेंस का बजट भी बढ़ा रही हैं अपना, लेकिन उसके साथ ही चूँकि एक अमेरिका की पॉलिसी इस वक्त की डामाडोल हो रही है, तो उसके नतीजे में ये देखना ये है कि ये कहाँ तक अमेरिका, क्योंकि देखिए ना अब इस वक्त क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि ये जापान की पहले मैं बात कंप्लीट करूँ, ये जो हैं ये इनसे पहले जो शिंजो एबे थे, शिंजो एबे की ये बड़ी करीबी साथी थी, उनका मर्डर हो गया था 2022 में जापान के साबिक वज़ीर आज़म का, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़े करीबी दोस्त थे, उनका मर्डर हो गया था। और प्रेसिडेंट ट्रम्प की उनके साथ दोस्ती में और बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन एक उसमें जो था वो गोल्फ भी था, दोनों गोल्फ खेलते थे, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके गोल्फ का दोनों को, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े डिस्टर्ब हुए थे जब वो उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन जब इनका मर्डर हुआ था तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत डिस्टर्ब हुए थे, उनके पर्सनल फ्रेंड। अच्छा, अब यह है कि जापान से पहले वो आसियान में जा रहे हैं, ये आसियान समिट के लिए वो जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनकी जो कल सुबह वो पहुँचेंगे कुआलालंपुर। ये अभी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जितने भी ट्रैवल किए हैं सबसे बड़ा उनका ये एयर ट्रैवल हो रहा है। सही। और रास्ते में अचानक अभी खबर आ रही है कि वो कुछ देर एक जगह रुकेंगे। किस जगह? यानी वो अमेरिका से कुआलालंपुर जाते हुए एक जगह दरमियान में क़याम करेंगे। उस मुल्क का नाम है कतर। कतर में एयरफोर्स 1 लैंड करेगा, और कतर में जो है उनकी गालिबन जहाज़ में ही, या हो सकता है वो बाहर आएँ, या हो सकता है कुछ देर रिफ्यूलिंग या जो भी, लेकिन हो सकता है कि वो बाहर आए, हो सकता है कि जहाज़ में ही उनकी अमीर कतर और वज़ीर आज़म कतर से मुलाकात कतर में, लेकिन मुलाकात अमीर कतर से उनकी होने जा रही है आज। ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी, ये मुलाकात अब होने जा रही है। और वज़ीर आज़म कतर के, ठीक है, वो वज़ीर आज़म जो तमाम मामलात में, जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी का हम जिक्र करते हैं, जो तमाम गज़ा, फ़लस्तीन, इसराइल के मामले, उनसे मिल रहे हैं कतर में,
और साथ अमीर कतर से मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसके बाद फिर कुआलालंपुर जाएंगे। और कल सुबह जो है वहाँ पे वो थोड़ा सा उसको आगे कर दिया है, उनकी जो थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे, और वो जो उनके जो अनुतिन अनुतिन चरनीविक राकुल ये जो हैं ये पहुँचेंगे, जो कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये वहाँ पर पहुँचने के बाद जो हैं वो बहुत थोड़ा उनका वहाँ पे क़याम है, और वो मतलब शायद सिर्फ कंबोडिया के साथ जो उनकी सुलह है वो सुलह की एक तकरीब होगी कल सुबह, थोड़ी सी डिले हो जाए शायद वो, और वो जो है वो उनके उस तकरीब में वो शिरकत करके और साइन वगैरह करके वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो तेज़ी से वापस थाईलैंड चले जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि थाईलैंड की जो मलका हैं उनका 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है, जो कि उनकी फ़ैशन आइकॉन भी थी, और मौजूदा जो बादशाह हैं उनकी वालदा 2012 से इनको स्ट्रोक हुआ था। ये जो क्वीन, थाईलैंड की क्वीन जिनका इंतकाल हुआ 2012 से, और 2019 से ये हॉस्पिटल में थी। ये मौजूदा जो बादशाह हैं उनकी ये वालदा हैं, और तो जो बादशाह हैं थाईलैंड के उनकी वालदा हैं। तो जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कंबोडिया के साथ वो तकरीब में साइन करने हैं, तो वो वज़ीर आज़म जाएंगे, उस तकरीब में शरीक होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे और वापस थाईलैंड आ जाएंगे। आखिरी रसूमात यहाँ पे अदा की जा रही हैं थाईलैंड के अंदर, एक शोक का माहौल है। तो ये जो है ये और उसके बाद ये होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत छोटा दौरा है, लेकिन उससे पहले आज जो है वहाँ पर जो है वो पहले ही डिटेल्ड मुलाकातें जो हैं वो जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट उनके दरमियान, और साथ उसके जो ग्रीर हैं जो अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके दरमियान, और चाइना का जो डेलीगेशन है वो भी मलेशिया पहुंचा हुआ है, और उसको हीलिफिंग हेड कर रहे हैं, जो इससे पहले भी स्विट्ज़रलैंड में और लंदन में और बाकी जगहों पे टैरिफ्स के ऊपर बात कर चुके हैं। तो अमेरिकन डेलीगेशंस पहुंचे हुए हैं पहले ही, जो इसी हफ्ते के एंड पे होने वाली मुलाकात, जो जुमेरात की मुलाकात शी जिनपिंग से, उसका माहौल बना रहे हैं। उसका माहौल, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, ऊपर सारा। तो ये जो है ये तेज़ी के साथ, और प्रेसिडेंट ट्रंप की देखना यह है कि 30 तारीख को जो मुलाकात है साउथ कोरिया में, जो एपेक समिट है, वहाँ पर उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका लहजा जो है वो थोड़ा सा पिछले चंद दिनों में ज़रा नरम हुआ है चाइना के हवाले से, और इससे पहले जो है वो ये जो है ये आप याद अगर हम रखें, वो ट्वीट याद रखें जो जब ये उनकी वो जो ग्रैंड परेड हो रही थी, तो उस वक्त में उन्होंने एक्स के अपने सोशल ट्रूथ पे एक मैसेज डाला था, और वो मैसेज उनका ये था कि बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ पर जो है वो सबको मुबारक हो इसकी विक्ट्री की, और ये भी जहन में रहे कि ये सपोर्ट हमने भी बहुत किया था, अमेरिका ने भी चाइना को सब कुछ किया था। लेकिन इसमें आखिर में जो बात है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और उसमें ये थी कि प्लीज़ गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग यून एज यू कंस्पायर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये उस वक्त उन्होंने मैसेज भेजा था, उस वक्त जब ग्रैंड परेड हो रही थी, ये अभी कुछ अर्से पहले की बात है। तो लेकिन अब उनका जाहिर है कि लहजा थोड़ा सा, उन्होंने कहा शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है, बहुत सारी बातें मैं करूँगा उनसे, यूक्रेन पर भी बात करूँगा मैं उनसे, ये फेंटेनल के ऊपर भी बात करूँगा, वेनेजुएला के ऊपर भी बात होगी, बहुत सारी बातें होंगी और डिटेल में डिस्कशंस होंगे। और साथ ही जापान भी इसके लिए तैयार हो रहा है, और किम योन जिनसे भी उनकी मुलाकात है ये देखना है वो तय हो गई मुलाकात। उनकी तारीफ़ की, बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ और मैं मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। ये अपनी तरफ से उनका उन्होंने जो बात की है वो ख़ुद उन्होंने मीडिया से जो उनकी गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने बात की है कि मैं मिलना चाहता हूँ, और ये तो बहुत ही अच्छी जो है ये खातून है। और अच्छा जो ये जहन में रखें कि कंबोडिया और जो कल तकरीब हो रही है ना, कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान ये
43 अफराद मारे गए थे मई में जब जंग हुई थी। दोनों को फ़ोन किया था, जंग रुकी थी, और साथ ही जो है वो फिर उसके बाद कम्बोडिया के जो मानित हैं वहाँ के वज़ीर आज़म, उन्होंने फिर नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया था। तो वो भी होंगे, लेकिन थाईलैंड के जो हैं वो जल्दी चले जाएंगे, वो आसियान समिट में शरीक नहीं होंगे, मलका के वहाँ इंतकाल हो गया। अच्छा, इसी दौरान जो है वो कतर में जब जहाज़ रुकेगा तो कतर में एक शख्सियत उनको ज्वाइन कर लेगी, और वो शख्सियत जो है वो इसराइल से ट्रैवल करके मार्को रूबियो उनको ज्वाइन करेंगे कतर में। मार्को रूबियो कतर पहुंच गए और कतर में मार्को रूबियो ज्वाइन करेंगे। और मार्को रूबियो अमेरिका ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तमाम मामलात में उन्होंने, आप इस तरह समझेंगे, इसराइल को टेक ओवर कर लिया। यानी पहले तो ये था ना कि इसराइल चूँ चाँ इधर उधर, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और वो हकीकतन वो इसराइल अब बिल्कुल इसराइल की सूरत हाल ऐसी बन गई है कि उनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है, मतलब इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी खारजा पॉलिसी, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम, उनके सारे, और बराह रास्त जो है वो वहाँ पे जेरेड कुशनर ने, और उसके बाद स्टीव विटकॉफ ने, और फिर जेडी वेंस वहाँ पर जब आए, और उसके बाद जो है वो जब मार्को रूबियो ने आके, तो कंप्लीट जो इसराइल का, आप समझें कि इस वक्त इसराइल पूरा जो चल रहा है, तो वो किरियात के इलाके में जो उनका कमांड सेंटर है वहाँ से इसराइल चल रहा है। एक तरह से इसराइल ख़त्म हो, तहलील हो चुका है। अगर इस वक्त आप, इसराइल तहलील है। इसराइल का कोई खारजा पॉलिसी, कोई दिफाई पॉलिसी, कोई पुलिसिंग नहीं। उनकी फ़ौज जो है वो सारी बात अमेरिका के सेंटकॉम के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वहाँ पे, उनके अंडर। तो इसराइल ऑलमोस्ट वहाँ पे अब इसराइली रियासत नहीं है, अब अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। और इवन अमेरिका ने अपने ड्रोन्स भेज के वो इस पूरे जो पूरा ये इलाका है और ये सारा, क्योंकि ये कल भी मैंने बात की थी कि अभी उनके वो जो डेड बॉडीज़ वगैरह रुक गई थी, लेकिन फ़ेज़ 2 में उन्होंने कहा आगे चलो, बात नहीं, बस ये फ़ेज़ 2 को स्टार्ट करो फौरी तौर पे। उन्होंने कहा तुर्की नहीं आएगा, उन्होंने कहा तुर्की तो होगा। अभी प्रेसिडेंट एर्दोगन ने कहा है कि थोड़ी देर पहले उनकी आज स्पीच हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि रशिया से लेके गज़ा तक और कोई दुनिया का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो बगैर टर्की के, जहाँ पे टर्की जिसको रिजॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व ना हो। अब वक्फा लें, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी से मुलाकात में बाहिमी सिक्योरिटी और अवामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। कितना ये डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है जी, वो मैं बहुत दफ़ा ये बात पहले कह चुका हूँ, और अब इसको मैं नहीं कह रहा, इसको सारी दुनिया, ये फॉरेन पॉलिसी का जो एक आर्टिकल है रॉबर्ट मैनिंग स्टिम्सन सेंटर के, जिन्होंने लिखा है कि डिप्लोमेटिक जो मिरेकल्स, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिरेकल्स हुए हैं, फिर 6 महीनों की बात उन्होंने की है सिर्फ। इसमें सऊदी अरेबिया, अमेरिका, चाइना, मलेशिया, ईरान, अरब ममालिक, सेंट्रल एशिया, वो पूरा मजमून इसमें फ़ॉरेन पॉलिसी में आया हुआ है। तो बात सारी ये है कि ये जो साल है ये पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिरेकल्स का, यानी बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठाई है, सफारती मामलात पे भी, और सफारतकारी आजकल जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है। ठीक है, मतलब है कि अब आप मुझे बताएं ना कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है, तो गज़ा में कोई सफारतकारी हो रही है? गज़ा में तो एक जाहिरियत हुई है, और उसका आगे भी जो हल निकलने जा रहा है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी ही है। ठीक है ना, यानी फ़ौजों को रोक दिया, वहाँ पे फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है। इसराइल तहलील हो चुका है। इसराइल को ऐसे ही आप लाइट लें, क्योंकि वहाँ पे जो ये जो स्टीफन फिगन आए हैं, जो कि बड़े पुराने उनके डिप्लोमेट, जिन्होंने संभाल लिया कंट्रोल सारा ये जो कमांड सेंटर बना है, तो इसको इन्होंने वो सारा वहाँ पे कमांड सेंटर संभाल लिया है। और उसके साथ ही वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक फ्रैंक हैं, वो सेंटकॉम को के डायरेक्ट, अब बाकी मुल्क भी वहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं। इसराइल नहीं है, कहीं मुल्क के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बिल्कुल ये बात बता रहा हूँ कि नेतन्याहू गिव अ डैम, वो अमेरिकन आए बैठे हैं आके, और अमेरिकन जेडी वेंस, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर और ये सारी शख्सियात जो हैं,
ये मौजूद है और ये वहाँ पर आगे कैसे मूव करने का। उन्होंने कहा जो हमारे वो अभी तक मेरी तो वापस नहीं आई, उन्होंने कहा छोड़ दो, आगे फ़ेज़ 2 की तरफ बढ़ो, फ़ेज़ 2 की तरफ बढ़ें, यानी अब वो मामला सारे तय होंगे कि स्टेबलाइजेशन फोर्स कौन सी आएगी, क्या होगा, इमदाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत। इन्होंने कहा कि तुर्की हमारी रेड लाइन है। वो प्रेसिडेंट उर्दगन ने कहा कि कोई ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पर तुर्की दरमियान में ना हो। और यहाँ पर ये मैं कोट कर रहा हूँ, ये हुर्रियत को 31 तुर्की इज़ अ की प्लेयर इन ऑल रीजन लोकेशन। ये उर्दुगान ने भी जवाब दे दिया, तो तुर्की के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मरवान बरगुती और बाकी लोग भी सारे रिहा होने जा रहे हैं। और आज जो डेली मेल है बरतानिया का, उसने एक ख़बर ऐसी दी है जो कि एक बहुत अजब इंकिशाफ हुआ है। इनकी इंटेलिजेंस के पास ये थी इतलात, लेकिन डेली मेल ने जो ख़बर दी है तो वो उसके बाद ये जो है ये एक इसराइल के अंदर बिल्कुल, इस डेली मेल ने ख़बर ये लगाई है, वही कह रहे हैं कि जी जितने लोग यहाँ से हम रिहा कर रहे हैं और जिनके बारे में बात हो रही है कि उनको, वो तो 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं वहाँ पे। वो तो इजिप्ट में जो जलावतन रहनुमा हैं, जो कैदी रिहा हुए हैं, जितने कैदियों को हमने रिहा किया है और जिनके, वो तो वहाँ पे 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं काहिरा के अंदर। और 5 स्टार होटल में वो ठहरे हुए हैं और वो आराम से हैं, रह रहे हैं, और उसी होटल में वो आराम से, यानी वो जो वहाँ से कैदी रिहा हो गए हैं और जिनके बारे में पहले ये इतला थी, इसराइल ने ये कहा हुआ था कि हमने उनको जलावतन कर दिया है, निकाला जा रहा है, ये किया जा, और डेली मेल ने कहा कि वो तो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं वहाँ पे काहिरा के अंदर, और वो तो बड़े मज़े के साथ वहाँ पर रखा हुआ है, उनके साथ वेस्टर्न डिप्लोमेट भी मिल रहे हैं उन कैदियों के साथ। कोई उनमें से 30 साल बाद निकला है, कोई 25 साल बाद निकला है जेल से। तो ये जो है ये वहाँ पर ये जो है ये एक बहुत बड़ी उनके लिए जो है ये इसको फिर 34 अगर हम देखें, ये इसी रिपोर्ट को फिर इसराइल की मीडिया ने भी कैरी कर लिया, हमास टेररिस्ट फ्रीड अंडर गजा सीज 5 स्टार कायरो होटल। अब इशू ये है कि यहाँ वो ख़त, मैंने आपसे कहा ना कि वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो है वो इसराइल की जो पूरी कंप्लीट पॉलिसी है, वो पॉलिसी उनकी वो चली, वो है नहीं उनके पास, वो उनके हाथ में नहीं है अब। और मार्को रूबियो और अभी जो गालिब गलूच हुई है नेतन्याहू के साथ, तो वो फारिग हो गए। उनकी जो है ना कमांड सेंटर से उनकी डील हो रही है, और वो फेज़ 2 जो है वो अभी इसराइल नेशनल न्यूज़ 37 वो हॉस्टेज डिलेज होंगी, कुछ भी होगा, फेज़ 2 को आगे बढ़ाओ 37, तो कह रहे आगे करो, फेज़ 2 पे आगे बात करो, छोड़ दो, आते रहेंगे वहाँ से हॉस्टेज की मैयतें, और उधर भी तो 10,000 और 20,000 फ़लस्तीनी भी तो दबे हो। तो अभी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो आ गया। लेकिन इसमें एक इशू ये है दरमियान में कि अगर तो रशिया के साथ उन्होंने कहा है कि मैं सैंक्शंस लगा रहा हूँ, ये कल हमने बात की, 2 बड़ी मेजर ऑयल कंपनीज पे उन्होंने पाबंदियां लगा दी, मुलाकात भी कैंसिल हो गई बुडापेस्ट में होने वाली, लेकिन टॉमहॉक्स नहीं दिए, टॉमहॉक्स नहीं दिए। और एक शख्सियत जो है स्टीव विटकॉफ कहाँ गए? स्टीव विटकॉफ जो है वो वापस पहुंच गए वाशिंगटन डीसी, और एक शख्सियत जो है वो खसूसी तौर पे स्टीव विटकॉफ से आज मुलाकात हो रही है, कल खबर देंगे। वो स्टीव विटकॉफ से मिलने के लिए मॉस्को से रवाना हुई है। इन हालात में अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं, टॉमहॉक्स दे नहीं रहे, एक बज़ाहिर आपको लग रहा है कि बहुत तलखियाँ, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोई तलखियाँ नहीं है अमेरिका और रशिया के दरमियान इस वक्त। तो वहाँ से जो किरिल दिमित्रिव हैं, वो जो उनके रशियन फंड के हेड हैं, वो जो स्टीव विटकॉफ के, वो इस वक्त पहुँच गए हैं, वो आज पहुँच गए हैं पिछले 24 घंटों में वाशिंगटन डीसी, और उनकी वाशिंगटन में मुलाकात हो रही है स्टीव विटकॉफ से, और स्टीव विटकॉफ से उनकी मुलाकात हो रही है, और स्टीव विटकॉफ से उनकी मुलाकात हो रही है, और स्टीव विटकॉफ के साथ उनकी मुलाकात में उन्होंने कहा है कि ये डिप्लोमेटिकली हल हो जाएगा मामला, यूक्रेन का मसला कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, 42 प्यूटिन एंड वाई दिमित्री, वो ये वाशिंगटन में 42 वाशिंगटन में वो कह रहे हैं कि मामला हल हो जाएंगे, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है।
और फिर क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि भाई यूक्रेन के अलावा भी हमारी बहुत सारी बातें हो रही हैं, यूक्रेन की अगर फिक्स नहीं भी करना ये टास्क को, यूक्रेन होता रहेगा ये बात पे, और हमारे अमेरिका से बराह रास्त और बहुत सारे मामला हैं, हमारी तिजारत है, हमारे और इश्यूज़ हैं। 43rd उन्होंने कहा यूक्रेन इशू नहीं है, टॉमाहॉक एक छोटा इशू है, हमारे और अमेरिका से पुतिन और ट्रंप के ताल्लुकात बहुत आगे जा चुके हैं, उसमें विदाउट फिक्सेट अगर नहीं भी होता तो हमारे और बहुत सारे, ये मैं पहले आप ये मैं बात कर चुका हूँ कि ट्रेड के हवाले से और जो पाइपलाइंस हैं उसके ऊपर काम हो रहा है जी। अब यहाँ पर वो वेनेजुएला उनका पार्टनर है, रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वेनेजुएला की रिजीम चेंज करवाते हैं, जंग रुकती है, जंग आगे जाती है, क्योंकि बराह रास्त रशिया के साथ वेनेजुएला का एक ताल्लुक है, ये यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो साथ ही वो मिलने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से। अच्छा, अब यहाँ ये बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, नॉर्थ कोरिया से मिलने जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से किम जोंग से मिलने जा रहे हैं, और उनकी मुलाकात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। 30 को ही गालिबन हो जाएगी मुलाकात, और 30 को उनकी मुलाकात हो जाएगी, और उस मुलाकात में प्रेसिडेंट ट्रंप आसियान आ रहे हैं यहाँ पर, वो जापान का भी दौरा करेंगे, वो क्या क्या यकीन दहानी करवाने आ रहे हैं अपने। अब देखना फिलिपीन, ये जो उनके इत्तेहादी मुल्क हैं, उनको क्या बताने आ रहे हैं कि अमेरिका आपके साथ है, आपके दुश्मनों के अगेंस्ट। तो उनके दुश्मन कौन है भाई? अमेरिका अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा है जी। आपके दुश्मनों के अगेंस्ट, यही मकसद हो सकता है ना भाई। पैसिफिक में अगर आप आसियान में आ रहे हैं या यहाँ पे, तो मैसेज तो ये हो सकता है, जापान जा रहे हैं इधर, कि भाई आपके हम साथ खड़े हैं क्योंकि आपके दुश्मन, लेकिन दुश्मनों से तो मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग से भी हो रही है, और नॉर्थ कोरिया से भी हो रही है, किम जोंग उन से भी। तो फिर ये तो बड़ी एक अजीब सी है जो आने वाले दिनों के अंदर ये क्लैरिफाई होगा कि ये देखें ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल है 39th, ट्रम्प पिचेस मीटिंग विद किम जोंग यून ड्यूरिंग एशिया टूर, पुट आउट ऑफ द वर्ड। अच्छा, और फिर बीबीसी कह रहा है कि ट्रम्प सेज कि ही वांट्स टू मीट किम जोंग यून। मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से अगर किम जोंग यून से मुलाकात के लिए ख्वाहिश जाहिर हो रही है, और साथ ही शी जिनपिंग से भी वो मिलने जा रहे हैं, तो फिर उनके यहाँ पे इत्तेहादी कौन है भाई? अगर मोनरो डॉक्ट्रिन पे वो कहते हैं कि जी यहाँ पे चलें पनामा कैनाल, या वेनेजुएला के अंदर जो पॉलिसी है वो अमेरिका की पसंद की पॉलिसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कोलंबिया, तो फिर ये तो सारा का सारा उस मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत यहाँ तो अमेरिका पे नहीं है। या तो इस तरह से देखा जाएगा बात को, ये किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि होता यही है ना कि आप अपने अलाई से मिलते हैं, तो अलाई से मिलके कहते हैं कि यार ये तो ओपोनेंट है, हम आपके तुम्हारे साथ हैं, ये असला हमसे लो, ये करो वो करो, सारे मामला को, क्योंकि तुम्हारी जो है लड़ाई शी जिनपिंग से होनी है और नॉर्थ कोरिया और ये एक्सेस और जो भी उसका नाम दें आप, तो उधर तो इत्तेहादियों को तो बस अंडर द बस फेंक दिए। देखें ना, अंडर द बस, उधर से नतनयाहू फारिग हो गया, उधर से गालम गलूज जो हुई है, अब उसके बाद वो नतनयाहू जो कल भी हमने बात की थी, उसके बाद कौन सा नतनयाहू, और फिर उधर ज़ेलेंस्की वो कह रहे हैं कि हमारे तो बराह रास्त ताल्लुक आते हैं, और ये मुलाकातों ने हो रही है वहाँ पे, जो वो कह रहे हैं कि एक इशू है इसमें, इससे हट के कोई और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। तो ये अब पाकिस्तान दरमियान में, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान है, मगर अदर देन यूक्रेन रशिया, तकरीबन हर जगह पाकिस्तान की प्रेजेंस, और यूक्रेन रशिया में भी कहीं पाकिस्तान मौजूद है, क्योंकि देखें ना, वो मुल्क जो कि दरमियान में किसी की तरफ नहीं गए, उन मुल्कों में पाकिस्तान भी है ना, ठीक है ना, पाकिस्तान भी है। तो बात यह है कि इस एक नया ऑर्डर तश्कील पा रहा है, और जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है और दुनिया भी गुजर रही है। इसमें अब देखना यह है सिंपली कि ये जो डिप्लोमेटिक मिरेकल्स हैं, इसका अवाम को क्या फ़ायदा होता है? सही। क्या महंगाई कम होती है? क्या चोरी चकारी, करप्शन, माशी दहशत गर्दी पे काबू पाया जाता है? लोगों को इसके समरात मिलते हैं? ये जो एलीट कैप्चर है ये ख़त्म होता है? करप्ट अनासर जेलों में जाते हैं, पकड़े जाते हैं, इंसाफ मिलता है, लोगों को रोटी मिलती है?
तो ये इश्यूज हैं लोगों के। अब ये डिप्लोमेटिक मिरेकल्स को हम अपने इंटरनल मिरेकल्स में भी अगर कन्वर्ट करें, एक नेशन, एक मुल्क के तौर पे, तो ये जो सोशल अनरेस्ट है, जो बेचैनी लोगों में फैली हुई है, परेशान है लोग, तो वो सारा ख़त्म होगा। और वो बराह रास्त अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी चाहिए मुल्क में, सही, अक्रॉस द बोर्ड। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। ये वो मिरेकल होगा ना, वो फिर प्रॉपर मिरेकल होगा कि एक मजबूत बड़ा मुल्क जिसमें खुशहाल लोग हैं और वो डिप्लोमेटिकली भी पूरी दुनिया में इस वक्त एक पावर के साथ उभर रहा है, तो असल मिरेकल वो होगा। और मौज़ों पे मेरा ईमान है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, किरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।